वेलकम टू डे 36 ऑफ मैथ्स विजार्ड। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, है ना। और जो लिंक है आपके पास डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। किसी भी स्टूडेंट को कुछ डाउट आता है तो आप इस नंबर पे कनेक्ट हो सकते हैं। आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सोल्यूशन देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। और अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो आप इसी नंबर पे सॉरी इंक्वायरी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। आइए आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या हो भाई क्या हो रहा है सॉरी। हाँ, तो हम बात करने वाले आज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। क्या है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भाई? देखो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम दिए जाएंगे मैट्रिसेस में। यहां पे बच्चे परेशान कि भाई ये क्या भला आ गए। देखो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसमें कहा जाता है ए ट्रस्ट फंड हैज 30,000 रुपीज। कोई एक ट्रस्ट है जिनके पास फंड है कितना? 30,000 रुपीज है। कहते हैं दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। मतलब दो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% रेट पर एनम जो इंटरेस्ट है आपके पास, और सेकंड वाला 7% का इंटरेस्ट देता है। कहता है मैट्रिक्स का यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का एप्लीकेशन है, ठीक है। वो यूज करके आपको डिवाइड करने 30,000 को कुछ इस तरीके से कि जो टोटल आपके पास टोटल एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा एक साल का, वो आपके पास 1800 होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है कि 2000 होना चाहिए। मतलब एक आ गया तो दूसरा तो आ ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं। तो चलो भाई करना शुरू करते हैं, ध्यान समझिएगा। ऐसा अज्यूम कीजिए कि ये कोई ट्रस्ट नहीं है, वो आप है। आपके पास 30,000 रुपीज है और आप दो जगह इन्वेस्ट करते हैं, दो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। मान लेते हैं कि एक जगह आपने कोई स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद लिया, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में शेयर खरीद लिए, कोई भी एबीसी कंपनी का क्या कर लिया, शेयर खरीद लिया। समझ रहे इतनी बात? लेकिन शेयर खरीदोगे तो फ्लक्चुएट होगा। चलो एफडी करा देते हैं। क्या करा देते हैं? एफडी करा देते हैं। फिक्स डिपॉजिट करा दिया। क्या करा दिया आपने? फिक्स्ड डिपॉजिट करा दिया। ए भाई साइड, फिक्स डिपॉजिट करा दिया, ठीक है। आपके पास अमाउंट कितने थे? आपके पास 30,000 रुपीज थे। तो 30,000 का कुछ पार्ट आपने फिक्स डिपॉजिट में डाला जो कि 5% का इंटरेस्ट आपको दे रहा है। और दूसरा कहां डाल दे? दूसरा म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। फ्लक्चुएट तो यहां भी होगा नो डाउट, बट मानकर चलने के एक साल के बाद हमें जो यहां पे मिलेगा वो 7% का इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। तो आपको कहता है कि भाई यहां से जो इंटरेस्ट मिलेगा और जो यहां से इंटरेस्ट मिलेगा, इन दोनों को अगर मिला दो तो आपके पास 1800 का इंटरेस्ट आएगा पूरे साल में, एक साल में। समझ रहे? एनुअल इंटरेस्ट एक साल का पूरा। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। चलो तो भाई अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें? तो ध्यान समझिएगा। इसको बिल्कुल बेसिक मेथड से पहले बताता हूं, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताऊंगा। पहले मैं क्या करता हूं, बेसिक मेथड से बताता हूं, फिर मैं आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन मेथड से बताऊंगा। बेसिक मेथड क्या करूंगा मैं? पहले वाले बॉन्ड से इंटरेस्ट निकालूंगा, I1 आएगा। दूसरे वाले बॉन्ड से इंटरेस्ट निकालूंगा, I2 आएगा। और इन दोनों का सम करूंगा तो 1800 के इक्वल आना चाहिए। फिर यहां से हमें पता चल जाएगा। समझ रहे हो मेरे बात को? अच्छा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लोगों ने छोटी क्लासों में सीखा होगा। SI का फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T बाई 100। बोलो याद है ना सबको? अच्छा याद नहीं है तो कोई बात नहीं भाई, अब याद कर लेना, ठीक है। P होता है प्रिंसिपल। तो मान लेते हैं 30,000 में से x अमाउंट पहले में डाल रहे हैं और दूसरे में कितना हो जाएगा? 30,000 माइनस x। ये शायद कलर आप लोगों को विजिबिलिटी नहीं दे रहा होगा। तो पहले इस 30,000 में से मान लेते हैं कि x अमाउंट हम पहले में डाल रहे हैं और दूसरे में जो बचा तो 30,000 माइनस x हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? क्या हो जाएगा? 30,000 माइनस x हो जाएगा। वेरी सिंपल, ठीक है। चलो अब ध्यान समझिएगा। तो पहले वाले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ। प्रिंसिपल x है, रेट कितना है? 5% था ना पहले वाले के लिए, 5/100 कर दो, जो नीचे 100 था इसी की वजह से आता है। और इंटू में टाइम पीरियड क्या है? 1 है, एक साल है। अच्छा, I2 के लिए इतना इंटरेस्ट, वो सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट है 30,000 माइनस एक्स, राइट। और फिर रेट है आपके पास 7 बाई में 100 लिख दिया और एक साल के लिए। तो दोनों को मिलाकर क्या आना चाहिए आपके पास? 1800। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? डन है, ठीक है। चलो अब इनको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 5x बाई 100 और प्लस में ये 7 हो गया। आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 21 और 1 2 3 4 माइनस का 7x डिवाइडेड बाय 100 और इज इक्वल टू में आ गया 1800। क्लियर हुई? अच्छा, 100 दोनों के नीचे सेम है तो डायरेक्टली कर देता हूं, इन दोनों को नीचे रख देता हूं। और इन दोनों के नीचे भी क्यों रखो, इधर भेज देता हूं, मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। आगे देखो, इन शॉर्ट थोड़ा सा सॉल्व कर रहा। अब क्या करूं, इसमें इसको प्लस माइनस करूंगा तो माइनस का 2x बनेगा ना, माइनस का 2x और ये प्लस का 21,000 है, नहीं 2,10,000 हो गया ना।
और इक्वल टू में 180 हो गया, इधर 40। अब यहां से क्या करें भाई, सॉल्व कर दो। तो यहाँ पे 2,10,000 हो गया, 2,10,000 है ना, हो ना 2,10,000, और अंदर आ जाएगा 1,80,000, 1 2 3, और इक्वल टू में चला जाएगा 2x। अरे ये माइनस का तो उधर चला गया, पहले प्लस का यहाँ माइनस करो, कितना बचा 30,000 बचा ना। तो 30,000 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू यहां से 2 से डिवाइड कर दो तो 15,000 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई? 15,000 रुपीज। इसका मतलब 30,000 को इन्होंने इक्वली डिवाइड किया था 2 बॉन्ड में, 15,000 पहले बॉन्ड में और 15,000 दूसरे वाले बॉन्ड में। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं भाई। ये तो वो सिंपल मेथड, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, मल्टीप्लिकेशन का मेथड का यूज करना है। तो चलो मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम आप लोगों को यूज करवा देते हैं। ये हो गया सिंपल मेथड, ये क्या हो गया आपके पास, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड को अब कर देते हैं इधर साइड, ठीक है। चलो अब मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका सिंपल मेथड है। ये क्या है आपके पास, सिंपल मेथड, सिंपल मेथड। क्योंकि इन्होंने मल्टीप्लिकेशन मेथड बोला था, हमें तो उसी से सीखना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ऑफ मैट्रिक्स मेथड। और इसी से पेपर में करने के लिए आएगा भाई ये सेकंड वाला। तो अब ध्यान से सुनिएगा। एक में क्या आपके पास जो भी अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको किसी एक मैट्रिक्स में डाल दो, किसी भी एक मैट्रिक्स में डाल दो। जैसे कि पहले में x लिया तो दूसरा क्या था 30,000 माइनस x था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, और दूसरा मैट्रिक्स क्या आपके पास वो देख लीजिए। दूसरा ये इंटरेस्ट वाले है तो 5/100 ले लिया, पहले वाले का इंटरेस्ट है, और दूसरे वाला का क्या आपके पास 7/100 है। क्या इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आना चाहिए, 1800 आना चाहिए। उससे आप मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे और वो 1x1 हो गया, क्योंकि एक ही एलिमेंट है, सिर्फ 1800, तो 1x1 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। इनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है, कुछ भी नहीं। अब ध्यान सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा भाई, ध्यान से बिल्कुल। इसका ऑर्डर क्या है देखना, 2x1, और इसका ऑर्डर क्या है, इसका भी 2x1। देखना जरा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या? नॉट पॉसिबल भाई, ये मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, बताओ हाँ या नहीं। तो इनको हमें अरेंज करना है इस तरीके के ये मल्टीप्लाई हो जाए। तो जैसे यहाँ 2 है तो 1x2 बना देता हूं। तो इस वाले को ना पलट दो इसको ना इस तरीके से लिखो, यहाँ पे x और ये 30,000 x, तो ये 1x2 हुआ या नहीं हुआ? अब देखो कॉलम कॉलम मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये भी देखना है कि जो मैट्रिक्स मिलेगा दोनों से 1x1 का मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इधर 1x1 है इसीलिए, बस यही दो कंडीशन आपको ध्यान रखना होता है। मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताने के बाद मल्टीप्लिकेशन में इस वाले मल्टीप्लिकेशन वाले को ये चीज को कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ था कि कब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो इनमें भैया कोई छूट नहीं, ठीक है ना। इनके बिना तो मैट्रिक्स वैसे भी नहीं होना, कुछ भी नहीं होना इसमें, तो समझ रहे हो। तो अब सिर्फ हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं। और आपको पता है मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, टिडिंग टिडिंग, पहले से पहले करेंगे क्या आएगा 5x/100, बीच में प्लस, दूसरे करेंगे क्या आएगा 30,000 के लिखा था यहाँ पे, सिंपल कर देता हूँ, और इंटू में 7/100। इन दोनों का सम किसके इक्वल हो गया 1800। बोलो हाँ या नहीं, समझ रहे हो 1x1 का। तो अब ये वाली जो चीज है, एक चीज बताना मुझे, यहाँ पे यही सेम टू सेम चीज नहीं आया, देखना जरा यहाँ पे टिडिंग टिडिंग टिडिंग, वही चीज नहीं आया था, आया या नहीं आया? अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 15। बोलो हाँ या नहीं, 15,000। तो दूसरे का क्या हो जाएगा 30,000 माइनस 15,000 विच इज 15,000 अगेन। तो दोनों बॉन्ड में आपके पास इक्वली जो है वो डिवाइड किए जाएंगे। आई होप आप सभी को ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। सेकंड पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि 1800 दिया है तो दूसरे में सिर्फ 2,000 रुपीज रखना है 1800 की जगह, बाकी सारी चीजें एग्जैक्टली सेम है। आइए, जैसे कि अब ये वाला एक क्वेश्चन है तो इसको भी बिल्कुल सेम तरीके से करना है हमें, है ना। देखो यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। चलो, कहा जाता है कि द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक। अच्छा, 10 डजन केमिस्ट्री बुक का क्या मतलब है जरा बताना। 10 डजन केमिस्ट्री बुक का क्या मतलब है, 10 इंटू 1 डजन में 12 होता है, 120 बुक्स है। बोलो हाँ या नहीं। नेक्स्ट आपके पास 8 डजन फिजिक्स बुक्स है, तो फिजिक्स बुक्स कितने हैं आपके पास 8 डजन, तो 8 इंटू 12 12 8 96 96 हो गए। नेक्स्ट आपके पास 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स है, इकोनॉमिक्स जो भी है इकोनॉमिक्स, और ये कितना है भाई 10 डजन है, तो 10 इंटू में 12 ये भी आपके पास 120 हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को। 3 तरह के बुक है आपके पास। द सेलिंग प्राइजेस आर 80 रुपए 60 रुपए दिस फॉर ईच, हर एक बुक की कॉस्ट इतनी है। फाइंड द टोटल अमाउंट
amount that the shopkeeper will receive selling all the books using matrix algebra. तो very easy question भाई. तो पहले में हम यही रखेंगे 120. तो किस कॉलम वाइज रखें कि रो वाइज रखेंगे वो आप स्टार्टिंग में पहले रख लो, मल्टीप्लाई होगा किससे वो चीज हम देख लेंगे. और दूसरे में क्या है आपके पास, कॉस्ट है आपके पास 80 रुपए, 60 रुपए, 40 रुपए. सिंपल से एक बात बताऊं तो भाई एक बात बताओ, एक बुक का कॉस्ट 80 रुपीज केमिस्ट्री वाले का, तो 120 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर बीच में प्लस आएगा 60 रुपीज इंटू 96 आ जाएगा, तो फिजिक्स वाले का कॉस्ट आ जाएगा प्लस 120 इंटू में ये वाला हो जाएगा 40 रुपीज, तो तीसरे वाले का बुक का आ जाएगा. तीनों का सम करेंगे आंसर हो जाएगा. बस यहाँ पे वही चीज करना है और कुछ नहीं. मतलब हमें जो आंसर चाहिए वो सिंगल डिजिट चाहिए, मतलब 1x1 का चाहिए. तो इनको भी हमें कुछ ऐसे अरेंज करना है कि आंसर कितना है, मल्टीप्लाई करने के बाद 1x1 का आ जाए और कुछ भी नहीं. तो इसका ऑर्डर क्या है भाई 3x1 है, और इसका भी ऑर्डर क्या है 3x1. मल्टीप्लाई तो वैसे नहीं हो सकता है, इसको 1x3 का बना दो, इसको 1x3 का बना दो. समझ रहे हो मेरी बात को, इसको बना दो 1x3 का, तो 120 96 और ये आ गया 120, तो ये 1x3. अब देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि रो और कॉलम सेम है, और मल्टीप्लाई होने के बाद 1x1 का मैट्रिक्स मिलेगा. चलो मल्टीप्लाई करो, इसे इसको करेंगे तो 120 इंटू 80 फिर बीच में प्लस, इसे इसको करेंगे तो 96 इंटू में 60 बीच में प्लस, इसे इसको करेंगे तो आ जाएगा 120 इंटू में 40, और इक्वल टू में जो आएगा वही आपके पास क्या हो गया आंसर. बस इनको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे ऐड करके लिख दो. बोलो हाँ या नहीं. तो ये इस तरीके से हम टोटल जो कॉस्ट है वो निकाला करते हैं. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने कराए भाई, तो एक क्वेश्चन कौन करेगा भाई, आप लोग करोगे और कौन करोगे. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे. इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है. इसमें आपके पास 2 पार्ट है, एक पार्ट और एक पार्ट ये वाला, 2 पार्ट. बाय द वे ये तीनों क्वेश्चंस आपके पास एनसीईआरटी के बुक से लिया था मैंने, ठीक है, एनसीईआरटी के बुक से लिया गया था. कोई नहीं, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से आया होगा, समझ में आया होगा ये दोनों के दोनों क्वेश्चन. और ये तीसरा क्वेश्चन आपको एक ट्राई देना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नंबर आपको दे ही रखा है, बता दीजिएगा हुआ या नहीं हुआ. ठीक है, मिलते कल के सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा. जय हिंद.